नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्रदेश के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अहम खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव स्थानम बोर्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने देव स्थानम बोर्ड भंग को लेकर जानकारी दी। उन्होंने देव स्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है और उसके बाद सियासत यहां पर शुरू होती नजर आ रही है। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी जी के अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने लगातार 3 महीने तक काम किया और सारे पहलुओं का अध्ययन करने के बाद पहले उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट हमको सौंपी। उसके बाद 2 दिन पहले अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद हमने उसका अध्ययन किया, सभी लोगों की बात की और इस समय में देशकाल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं, हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने उस पर हमारी सरकार काम करेगी। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार के देवस्थानम बोर्ड फैसले के रोल बैक को अपनी जीत बताया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि भाजपा सरकार की नजर धामों में आने वाले चढ़ावे पर लगी थी, जिसके लिए डकैती जैसा काम करने का फैसला किया गया। वहीं अब सरकार ने अपने ही फैसले पर रोल बैक किया है। देखिए, कृषि कानून काले कानून थे, इसको सरकार ने भी अब स्वीकार कर लिया। क्या दंड देंगे किसान तय करेंगे। देवस्थानम बोर्ड काला कानून था, गलत निर्णय था, उसको अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। तो उसका क्या प्रायश्चित सरकार करेगी और क्या दंड उनको तीर्थ पुरोहित देंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि एक और काला कानून जनता के विरोध के आगे घुटने चाहिए। ये हमारा विश्वास था, हमें तीर्थ पुरोहित समाज की एकता पर विश्वास था और हमारे संघर्ष पर विश्वास था। पहले दिन से जब से ये एक्ट बना, मैंने उसी दिन कहा था कि ये लोगों के हकों पर कुठाराघात है और हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के हकों पर जो लोग 4 धाम यात्रा में अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए अपना जिन्होंने जीवन लगा दिया, उनके हकों पर कुठाराघात है। दुर्भाग्य से ये सत्य है कि सरकार की नजर मंदिर पर चढ़ने वाले चढ़ावे पर सरकार की नजर है। ये दुर्भाग्य है कि सरकार की नजर हम पुरोहितों के हाथ में जो बंद मुट्ठी में दक्षिणा देते हैं, उस दक्षिणा पर इस सरकार की नीयत है, इस सरकार की नजर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर शासन से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन चेकिंग, यानी कि विदेशों से जो यात्रा कर लौट रहे हैं उनकी सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। बचाव, नियंत्रण, रोकथाम और उपचार की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडेय ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। आने वाली 9 और 10 दिसंबर को देहरादून विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र का आयोजन होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का यह कहना है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में आहूत किया जाएगा। विधानसभा सत्र हमारे यहाँ 9 और 10 तारीख यानी 9 और 10 दिसंबर देहरादून को उसका हम लोग आहूत कर रहे हैं। और जैसा मेरे पिछले दिनों माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मेरी मंत्रणा हुई थी, उसमें लगभग यही तय हुआ था कि हम लोग इसे देहरादून में करें। और इस भावना से मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था और अब निर्णय हो गया है कि हम 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में सत्र आहूत करेंगे। और मेरी इच्छा उसमें एक और भी है कि जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 वर्ष, उसको लेके भी वैसे कार्य मंत्रणा समिति में ये विषय आता है, तब हम अपना एजेंडा तय करते हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि कार्य मंत्रणा समिति में भी मैं अपना इस विषय को रखूंगा। तो देहरादून में 73वें एनसीसी दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंघोड़ा कैंट में एनसीसी निदेशालय का दौरा किया। साथ ही एनसीसी के 73 वर्षों के इतिहास में ऐसे निदेशालय उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद 8 अगस्त 2006 को स्थापित किया जाने वाला एकमात्र निदेशालय बताया।
राज्य के सभी 13 जिलों में अपने पद चिन्हों के साथ 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान में 40,000 एनसीसी कैडेट्स संचालन कर रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत काम कर रहे हैं और काम करते रहे हैं। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एनसीसी कैडेट्स हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत काम कर रहे हैं और काम करते रहे हैं। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रुड़की में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता रणबीर नागर समेत सैकड़ों लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इसके साथ ही पीपुल्स पार्टी का विलय करते हुए सभी पदाधिकारी और समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए। वैचारिक रूप से बहुत दूर थे और हमारा विरोध करते थे। आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ उनसे कहा जाता था, जो कुछ कहा गया, वो सब गलत था। कांग्रेस एक नितांत राष्ट्रवादी मगर सबको साथ ले चलने वाली पार्टी है, जो सनातन धर्म के सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है और सबके कल्याण के लिए विकासवादी सोच को लेकर के आगे बढ़ती है। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। हमारी सरकार ने तय किया है कि 355 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो अगली प्रजाति के गन्ने हैं उनका हमने दाम फिक्स किया है। इसके साथ साथ जो सामान्य प्रजाति के हैं उनका 345 हमने फिक्स किया है और साथ में जो पिछले वर्ष 11 रुपये जो भाड़ा था उस भाड़े को हमने कम किया है, 9.5 रुपये किया है। सब मिलाकर 29 रुपया 50 पैसा पिछली वर्ष की तुलना में हमारे किसानों को अधिक मिलेगा। मैं इसके लिए सभी किसान भाइयों को बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं और वो बड़ी संख्या में यहां पर आए, उन्होंने मेरा धन्यवाद किया। मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान खटीमा के बाद आज जसपुर पहुंचे। जसपुर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1,589 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर उन्हें जनता को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर वोटर्स को साधने में जुटी हुई हैं और इसी बीच आज बीजेपी के लखनऊ में अहम बैठक हुई। इसमें चुनाव को लेकर विचार विमर्श किए गए। साथ ही फैसला लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 6 यात्रा निकालेगी। इससे पहले सपा चीफ अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय यात्रा निकाल चुके हैं। उनकी यात्रा को बीजेपी जवाब देने जा रही है। बता दें कि बीजेपी की हाई लेवल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेता मौजूद रहे। 47 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाए थे और वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम 2 सिटी में चल रहा था। आज 4 सिटी में मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो गई है। कानपुर में भी अगले महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मेट्रो का संचालन होने जा रहा है। आगरा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 1947 से 2017 तक प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिनमें 17 हम लोग पिछले 4.5 वर्ष के अंदर संचालित भी कर चुके हैं। 2 नए एम्स बने हैं। हमारे निचले बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता पहले से कर रहे हैं। किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं और यात्राओं में
सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और तमाम और नेतागण वो नेतृत्व करेंगे सभी जगहों पर। और अभी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही तय किया है कि यहाँ की जो यात्राएं हैं 6 जगह की यात्राएं निकलेंगी और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का अभियान लगा है। हमारे सभी नेताओं के अलग अलग दौरे लगे हैं और सभी नेता अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। भाजपा के दफ्तर में हुई बैठक में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन भी थामा। भाजपा में कई संगठनों के नेताओं ने ज्वाइन किया है। बीजेपी की इस मीटिंग में सहारनपुर से पूर्व विधायक जगपाल सिंह, बलिया से बसपा नेता छट्टू राम जी, समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के बस्ती से पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप ने बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा संत कबीर नगर से प्रदेश सुहेल देव, समाज पार्टी के महासचिव राहुल देव भी बीजेपी में शामिल हो गए। गाजियाबाद में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा ट्रैक्टर रैली निकाल रही है और इस रैली के चलते आम आदमी परेशानी में फंस गया है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। स्कूल बस भी इस जाम में फंसी नजर आई। तो वहीं आम लोगों का कहना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम करें तो ऐसा करें जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। बता दें कि तकरीबन 2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। नवयुग मार्केट इलाके में से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ किया था, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और मुरादनगर से विधायक समेत कई बीजेपी के नेता शामिल हुए थे। शायद जाम लग चुका है, पीछे तक बहुत ट्रैफिक हो जाएगा और इससे बहुत प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही यहाँ ट्रैफिक रहता है, ऑलरेडी पहले से ही ट्रैफिक रहता है। ये अब पता नहीं कितने घंटे का जाम से जूझेगी पब्लिक। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को ऑफिस आना हो, जाना हो, लेट हो, उसमें कौन क्या कर सकता है? क्या कहे सर, बीजेपी का मामला क्या कह सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं थोड़ा सा और क्या करें। सर रैली से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमें भी द्वारका जाना है, काफी देर हो गई है, पीछे तक जाम लगा हुआ है, पीछे एम्बुलेंस भी हो सकती है, काफी कुछ परेशानी है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल बांदा के दौरे पर जाने वाले हैं। अखिलेश यादव सुबह 11:15 बजे पुलिस लाइन बांदा पहुंचेंगे, जिसके बाद जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि अखिलेश बुंदेलखंड के बांदा से विजय रथ यात्रा शुरू करेंगे, जिसके बाद महोबा, ललितपुर और झांसी के गरौठा विधानसभा क्षेत्र में विजय रथ यात्रा का समापन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरक्षण को कमजोर करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और शोषितों की आवाज दबाई जा रही है। वहीं मायावती ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि बीएसपी यूपी का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने वन संरक्षक का घेराव किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से 2 टूक शब्दों में साफ कहा कि अगर उन्हें हाथियों के आतंक से निजात नहीं मिली तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उधर लामाचौड़ इलाके में हाथी गांव के अंदर तक घुस आए हैं, इससे लोगों में दहशत का माहौल है।
हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। लाल कुआं, मोटा हल्दू और लामा चौड़ में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। लंबे समय से यहां हाथी उत्पात मचा रहे हैं और किसानों की खड़ी फसल को रौंदकर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके वन विभाग हाथियों को ग्रामीण इलाकों में आने से रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए वन संरक्षण का घेराव कर मांग की है कि यदि वन विभाग ने ग्रामीणों को आतंक से निजात नहीं दिलाई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। हमारे क्षेत्र की परमपुर देवलिया और सुबह भगवानपुर गांव में बहुत सारी खेतों को नुकसान पहुंचाया गया है। गन्ने की 5 एकड़ 6 एकड़ बहुत सी जमीनों में सारी गन्ने की फसल खत्म हो चुकी है। परसों ही रात हमारे बड़े भाई अनिल चौधरी जी की 9 फीट की दीवार हाथियों द्वारा तोड़ दी गई है। बहुत से घरों में हाथी सुबह 6 बजे आंगन पे हाथी दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डर का विषय है कि सारी क्षेत्र की जनता एक डर से वहाँ पर जी रही है। सर, फसलें तो नुकसान हो चुकी हैं, लेकिन साथ में मतलब वहाँ की जनता को एक भय है कि हाथी फसलों के साथ साथ कहीं जनता का भी नुकसान ना करे। हाथी ऐसा नहीं कि एक ही झुंड में, हाथी करीब 4-5 झुंडों में पूरे कारडुंगी हो, चकलवा हो, कोटागवा हो, लालकुआ हो, लामाचौड़, फतेहपुर आदि संपूर्ण क्षेत्रों में इस समय बिखरे हुए हैं और वो इस समय अटैकिंग मुद्रा में भी हैं। अभी 3-4 घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमने संबंधित डीएफओ, कंजर्वेटर, आरओ से भी शिकायत करी है कि तत्काल प्रभाव से आप उन हाथियों की रोकथाम हेतु व्यवस्था कीजिए, प्रॉपर गश्त कीजिए और 100 रोजा फेंसिंग लगाइए। हाथियों द्वारा खरीफ की फसल जो थी, धान और सोयाबीन और साल भर की एक कैश क्रॉप कही जाने वाली गन्ने की फसल जो थी वह पूरी तरह चौपट कर दी है। तो किसान की कमर पूरी तरह टूट गई है और वन विभाग का जो भी आज तक कार्रवाई हुई है रेंजर लेवल से, उससे कुछ भी हमारे यहाँ हाथी के आवागमन पर बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षण के मुताबिक कई जगह हाथियों का रास्ता बाधित होने से ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आवागमन बढ़ गया है। ग्रामीणों से जानकारी हुई तो वो बता रहे कि वो जो सोलर फेंसिंग जो है वो खराब हुई है और कुछ ये बता रहे कि कुछ रास्ता ब्लॉक हो गया है और उससे वो जो उनका रास्ता जो है डाइवर्ट हुआ है, तो इनकी तरफ को वो आ रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाया। उसको जाके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उम्मीद है कि शीघ्र इसका जो निस्तारण हो। हाथियों के आतंक से बचने के लिए वन विभाग की ओर से की गई अब तक की कार्रवाई नाकाफी साबित हुई है और इसी कारण कई एकड़ फसल अब तक बर्बाद हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक वन विभाग इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुजफ्फरनगर जनपद में जिला प्रशासन की अमानवीय काली करतूत सामने आई है। मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने एक विधवा, लाचार, बेसहारा पेंशनधारी बुजुर्ग महिला को सरकारी कागजों में मृत दिखाकर उसकी रोजी रोटी का सहारा बनी विधवा पेंशन योजना को ही बंद कर दिया। वहीं पीड़ित महिला जब सामने आई तो सरकारी सिस्टम की पोल खुल गई। इसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने इस मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ना मेरा आदमी है, ना मेरे बच्चे हैं, ताना हूँ। मैंने पेंशन बंधवा दी थी किसी ने मेरी, तो वो पेंशन मेरी बंद हो गई। जब वो बंद हो गई मैं जाती रही, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर मैं किसी को साथ लेके गई, उन्होंने बताया, अखनू का क्या कदा है, इनकी पेंशन मरवी लिखवा रखी, बंद हो गई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।